राजकुलीन शिष्यों के साथ धनुर्विद्या सीखने के अभिलाषी एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत के सहारे इस विद्या में महारत हासिल कर ली। लेकिन हर विद्यार्थी के लिए एकलव्य बन पाना सहज नहीं। सौभाग्य से हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा अभी पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है। ललित कला और क्रीड़ा जगत तो इसके बिना सूने रह जाते। पिछली शताब्दी में अध्यात्म की दुनिया में ख्यात कुछ लोगों ने विदेशों में भारतीय आध्यात्म की अलख जगाई तो किसी बाबा ने भारतीय संगीत के प्रति पूरी दुनिया में आकर्षण जगा दिया। आज तो संगीत, नृत्य आदि के दिग्गज गुरु समृद्ध पश्चिमी देशों में रहकर भरपूर दक्षिणा देने वाले शिष्यों के साथ इतना व्यस्त रहते हैं कि भारत में उनके दर्शन कठिनाई से होते हैं। पैरा इस विचित्र विरोधाभास का सामना यह गुरु बहुल देश कर रहा है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों में हमारे गुरुओं की धूम मची हुई है और स्वदेश में स्कूली शिक्षा रसातल को उन्मुख है। निजी स्कूलों में ऊंची फीस के बदले में फीके पकवान से त्रस्त विद्यार्थी विलाप कर रहे हैं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? सरकारी स्कूलों का आकर्षण केवल मध्याह्न भोजन में सिमट गया लगता है। वह भी आजकल पता नहीं किस हालात में है। कितने बच्चों को मिल पा रहा है। शिक्षा की घटिया गुणवत्ता सभी विद्यार्थियों को कोचिंग कक्षाओं और निजी ट्यूशन की बैसाखी लगा कर चलने के लिए मजबूर कर रही है। आईआईटी जैसी मानक संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए लाखों रुपये खर्च करके कोचिंग कक्षाओं की शरण में जाना एक अनिवार्यता बन चुका है। उधर कोचिंग संस्थान रुपया बनाने की मशीन बन चुके हैं। जो इक्का दुक्का संस्थाएं एकाध समर्पित अध्यापकों के सहारे बाजार का भरोसा जीत सकी, उनका बाजार मूल्यांकन हजारों करोड़ डॉलर के गगनचुंबी तल पर पहुंच गया है। बिलियन डॉलर खर्च करके कोचिंग संस्थाओं में निवेश करने वाले क्या कोचिंग में पढ़ाई करने की फीस अब करोड़ों तक पहुंचाएंगे? पैरा ऐसे में कुछ क्षेत्रों में गुरुओं की भरमार विचित्र लगती है। आजकल महामारी के विषय में सोशल मीडिया पर अधकच्ची सलाह देने वाले स्वघोषित गुरुओं की भीड़ है। केरल से लेकर कद्दू तक और शीर्षासन से लेकर शवासन तक को महामारी की रामबाण औषधि बताने वाले गुरुवर चारों ओर फैले हुए हैं। लेकिन गुरुओं के ज्ञान से उफनती यूट्यूब पर जब मैंने महामारी के विषय में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करनी चाही तो निराशा हाथ लगी। स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देशों को तोते की तरह दोहरा देने वाले विशेषज्ञ तमाम चैनलों पर ज्ञान बांटते मिले। लेकिन मेरे मन में जो प्रश्न विषाणु की बनावट, उसके संक्रमण की तकनीक, उससे बचाव और लड़ने के तरीकों, विभिन्न टीकों के तुलनात्मक गुणवत्ता आदि को लेकर थे। आमतौर पर अनुत्तरित रहे सही गुरु की तलाश करते हुए एक
लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर एक अद्भुत गुरु के दर्शन हो गए। उनके ज्ञान का सागर गूगल और विकिपीडिया से अधिक गहरा नहीं, बल्कि शायद उनके ज्ञान का स्रोत अन्य प्रकाशित सामग्री के अलावा गूगल, कोरा और विकिपीडिया आदि ही है। तभी उनके पास हर विषय के बारे में भरपूर जानकारी है। समसामयिक विषय हो या सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या वैज्ञानिक, सब पर उनकी पकड़ हैरान करने वाली है। लेकिन उनकी विशेषता यह नहीं कि वह इन सभी ऐसे विषयों के एक बड़े विद्वान हैं। उनकी अप्रतिम प्रतिभा दिखती है। किसी भी प्रश्न के कलपुर्जे खोलकर अंदर की सारी मशीनरी संरचना का रहस्य साधारण बोलचाल की भाषा में खोलने में तब वे सहज, सरल, सिस्मित शिक्षण के विशेषज्ञ लगते हैं। आप पूछेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कोरोना विषाणु के विस्तार की प्रक्रिया समझाने में गवई भाषा और सहज हास्य का क्या काम। तो उदाहरण के लिए इस टुकड़े पर गौर किया जा सकता है। हमारा शरीर फोटोकॉपियर की तरह बढ़ते हुए सेल्स की कॉपी छापता है। अब ई कोरोनोवा अपनी तस्वीर उस मशीन पर रख देता है। मशीन का काम है छापना। ऊ क्या जाने फोटो किसकी है। ऊ विषाणु की फोटो छापती जाती है और जो कोरोना पहले से शरीर में घुसे बैठे हैं, ऊ सब नई फोटो देखकर खुश होकर कहते हैं कि चाचा आ गए, चाचा आ गए। यह समझाते हुए वे गुरुजी बाकायदा ताली बजा बजा कर खुश विषाणुओं की नकल में सिर मटकाते हैं। मज़े की बात यह कि वे गुरु टेस्ला कार से लेकर रफाल विमान तक हर विषय में कठिन प्रश्नों के सरल जवाबों की खान है। पैरा, मुझे नहीं मालूम कि एक अभिजात सुशिक्षित पाठक की हैसियत से लोगों को ऐसे किसी गुरु की पढ़ाने की शैली प्रभावशाली लगेगी या हास्यास्पद। लेकिन मैं अपनी कहूँ तो मेरा सौभाग्य होता अगर 12वीं कक्षा में गणित के मेरे धीर गंभीर अध्यापक ने ऐसे बिंबों का प्रयोग ऐसी टकसाली भाषा में करके समझाया होता कि यह इंटीग्रल कैलकुलसवा है। क्या भला जो आप तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी। कक्षाओं में जटिल प्रश्नों पर अध्यापकों की भाषा विद्यार्थियों के दिमाग में आसानी और रोचक तरीके से दाखिल होने लगे तो पता नहीं कितने पीछे रह जाने वाले बच्चे सबसे आगे की पंक्ति में दिखाई देने लगे। पैरा, पूरी दुनिया महामारी की मार से करा रही है। धनवान देश भी इस आपदा से निपटने में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। भारत एक साल की तबाही के बावजूद अभी भी गंभीर संकट में है। नई बात यह कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से गरीब और अमीर दोनों ही परेशान है। अमीरों की धन संपत्ति भी धरी की धरी रही जा रही है। ये हालात हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी हम अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करें। महामारी से पहले वाले युग में आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियां प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अब पहला लक्ष्य जिंदा बचे रहना ही बनता जा रहा है। पैरा,
दुनिया में कहीं की भी हो और कैसी भी सरकार हो, उसका घोषित लक्ष्य अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जरूरतों का प्रबंध करना ही होता है। लेकिन इस महामारी में तो सबकी जान पर बन आई। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों की जिंदगी बचाने में जूझती रही। महामारी ने जिस कदर डराया पैरा और अभी भी डरा रही है, उसके बाद तो पूरी दुनिया को समझ आ चुका होगा कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी सफलता जीवन को सुरक्षित रखना ही है। यानी आगे से अब हमें जीवन को ही सफलता का पर्याय मानकर चलना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्तर पर तो लोग समझने ही लगे हैं कि अगर वे खुद को सुरक्षित बचा पाए तो यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। अगर वाकई ऐसा है तो अब विद्वान और विशेषज्ञों को भी मानव की मूल आवश्यकताओं की सूची को फिर से परिभाषित करने के काम पर लग जाना चाहिए। मशहूर मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो की बताई मानव की मूल आवश्यकताओं को पुनर्परिभाषित करने का समय आ गया लगता है। पैरा मैस्लो ने मानव की 5 जरूरतों को पहचाना था। प्राथमिकता के आधार पर उनका क्रम भी बनाया था। उन्होंने इसमें भूख प्यास जैसी कायिक और शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा था। उसके बाद सुरक्षा को दूसरे स्थान पर रखा था। लेकिन महामारी के इस युग में लगने लगा है कि स्वास्थ्य जैसी सुरक्षा को भूख और प्यास की ही श्रेणी में ही रखना पड़ेगा। नया अनुभव यह मिला है कि जिनके पास भोजन पानी रक्षा उपकरण सामाजिक शान शौकत सब कुछ था, वे भी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अपना जीवन नहीं बचा पाए। इस आपदा काल में साफ तौर पर देखा गया कि दुनिया के अमीर देश तक अपने बीमार नागरिकों के लिए समय पर दवा और अस्पतालों का इंतजाम नहीं कर पाए। पैरा भारत में तो महामारी अभी भी बेकाबू है। मरीजों की बढ़ती रफ्तार के सामने अस्पतालों का ढांचा बोना पड़ गया है। पता तो पहले से था कि अपनी आबादी के लिहाज से न तो हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर है, न उतने अस्पताल है, न अस्पतालों में बिस्तर दवा और उपकरणों का इंतजाम है। यह ऐसी हकीकत थी जिसे हम छुपाए हुए थे, लेकिन महामारी ने असलियत को उधार कर रख दिया। इसलिए कोरोना हमें मजबूर कर रहा है कि अब स्वास्थ्य सुरक्षा को मूल आवश्यकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा जाए, बिल्कुल रोटी और पानी के साथ। यानी जिस तरह दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए मुहिम चलाई जाती है और जलापूर्ति की चिंता की जाती है, उसी तरह दुनिया भर की सरकारों को अपनी नीति में स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर लाना ही पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त से ज़्यादा बजट रखना पड़ेगा। पैरा विद्वान लोग अगर पूर्वाग्रह को छोड़कर समीक्षा करें तो साफ तौर पर बता सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत में जिस रफ्तार से आर्थिक वृद्धि हुई है, उस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार नहीं मिला। जिस समय महामारी शुरू हुई उस समय भारत में स्वास्थ्य सेवा का दायरा हद से ज़्यादा सीमित था। मसलन सन 2020 में आई मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो भारत में प्रति 10,000 आबादी पर सिर्फ
9 डॉक्टर ही उपलब्ध थे। अस्पतालों में बिस्तरों का प्रबंध देखें तो प्रति 10,000 आबादी पर बिस्तरों की संख्या सिर्फ 5 थी। यह प्रबंध इतना नाकाफी था कि सामान्य दिनों में ही देश नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा देने में नाकाम हो रहा था। स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता का यह आंकड़ा इतना कम है कि वैश्विक महामारी तो दूर, अगर छोटी सी आपदा भी आ जाती तो झेल पाना संभव नहीं होता। पैरा आगे के लिए कोई सबक लेना हो तो अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने से कोई फायदा होगा नहीं। भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें कुछ बातें निसंकोच याद कर लेनी चाहिए। मसलन पिछले साल जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के अस्पतालों में बिस्तरों की कुल उपलब्धता के मामले में दुनिया के 165 देशों के बीच भारत का स्थान 153वां रहा। यानी युगांडा, अफगानिस्तान, इथोपिया और बुर्किना फासो जैसे 12 देश ही हमसे बदतर हालत में थे। इससे साफ होता है कि स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के मामले में हमारी स्थिति चिंताजनक हो गई थी और प्रचार के जरिए हम खुद को मुगालते में रखे हुए थे। पैरा महामारी आने के पहले से ही जागरूक तबका और विशेषज्ञ बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। अलबत्ता महामारी फैलने के बाद स्वास्थ्य बजट बढ़ाया तो गया, लेकिन आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जा सकता था। इस बात पर भी संजीदगी से सोचना होगा कि बजट में भारी भरकम प्रावधानों के बावजूद महामारी से निपटने में हम इस कदर नाकाम क्यों रहे हैं। हमें कबूल कर लेना चाहिए कि शुरू में महामारी से युद्ध स्तर पर नहीं निपट पाने का एक कारण स्वास्थ्य पर कम खर्च करना भी रहा और महामारी को काबू करने में देर के कारण लाखों करोड़ के नुकसान और हजारों नागरिकों की जान गंवाने के बाद इस साल के आम बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया गया। हालांकि 2,23,000 करोड़ की कुछ बड़ी दिखने वाली इस रकम में पहले से चली आ रही कई अलग अलग मदों को भी शामिल कर लिया गया था। इस रकम का भी एक हिस्सा कोरोना टीकाकरण और महामारी से निपटने के दूसरे कामों के लिए एक मुश्त खर्च हो जाना है। बेशक लक्ष्य के रूप में 11,000 शहरी और 17,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाने का इरादा अच्छा है, लेकिन लगातार सोचते रहना पड़ेगा कि इस ऐलान का क्रियान्वयन कहीं पैसे की तंगी के कारण न अटक जाए। पैरा सचेत रहना चाहिए कि हम अभी भी आपात स्थिति में ही है। अपनी आबादी के लिहाज से लाखों चिकित्सकों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों की कमी है। अगर यही स्थिति रही तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने में ही कई साल लग जाएंगे। वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अगर ये काम जल्द यानी युद्ध स्तर पर करना है तो उस हिसाब से खर्च भी करना पड़ेगा। देश के स्तर पर यह तभी संभव है जब स्वास्थ्य सेवाओं को जीवन की मूल आवश्यकता माना जाए। यह महामारी अब तक बने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का सबक दे रही है। कोरोना से मची तबाही से दुनिया भर की सरकारों को यह सबक
तो लेना ही चाहिए कि अगर कोई देश अपने नागरिकों की जान न बचा पाए तो आर्थिक वृद्धि और अर्थव्यवस्था का आकार कोई मायने नहीं रखता। जान की कीमत कैसी भी सफलता बेमानी है। पैरा चक्रवात ताऊते गोवा से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाता हुआ निकल गया है। अब तक 45 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अब यह कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन यह अपने पीछे बर्बादी के जो भयानक मंजर छोड़ गया है उनसे उबरने में वक्त लगेगा। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता मुंबई हाई के पास गहरे समुंदर में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की है। पिछले 2 दिन में नौसेना और तटरक्षक के पोत और हेलीकॉप्टर 300 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। 22 लोगों के शव मिल चुके हैं, पर अभी भी बाकी 65 लोगों की कोई खबर नहीं मिली है। ये सब वे लोग हैं जो मुंबई हाई के तेल के कुओं पर काम करते हैं और वहीं जहाज़ों जो बजरे के लाते हैं में रहते हैं। जब ये बजरे ताऊते की चपेट में आ गए तो इनसे लोगों को सुरक्षित निकलना नौसेना और तटरक्षक के लिए भी कठिन चुनौती बन गया। हालांकि नौसेना के पोत अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा उपकरणों से युक्त होते हैं और बड़े बड़े तूफानों को झेलने की ताकत रखते हैं, लेकिन कुदरत के कहर का अंदाज़ा किसी को नहीं होता। पैरा चक्रवाती तूफान से अरबों खरबों का नुकसान होना जाहिर सी बात है। ऐसी आपदाओं में लोगों को जो खोना पड़ता है उसे फिर से जुटाने में वक्त लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी आपदाओं का सबसे ज़्यादा शिकार भी गरीब ही होता है। छोटे मोटे काम करने वाले अधिसंख्य लोग ऐसी आपदाओं में काफ़ी कुछ खो बैठते हैं। तटीय इलाकों में रहने वालों की आजीविका मछली पालन, नारियल की खेती और पर्यटन आदि पर ही निर्भर होती है। आसपास के ज़्यादातर घर भी कच्चे ही होते हैं। ऐसे में तूफ़ानी लहरों से क्षण भर में ही सब कुछ छिन जाता है। तूफ़ानी हवा से हजारों पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो जाते हैं। इससे बिजली और संचार व्यवस्थाएं ठप हो जाना लाजमी है। कई बार लोग भी जान गंवा बैठते हैं, पर यह भी सच है कि भयानक तूफानों में यह सब होने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए अब वक्त संकट से निकलने का है और सरकारों व प्रशासन को राहत के काम तेजी से करने होंगे। तूफान का सबसे ज़्यादा कहर महाराष्ट्र और गुजरात पर ही बरपा है। गुजरात के अमरेली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, राजकोट, भावनगर जैसे तटीय जिलों में हुई तबाही ताऊते की ताकत को बताने के लिए काफ़ी है। मुंबई भी तूफ़ानी लहरों और हवाओं से हिल गया। हालांकि तूफ़ान का असर व्यापक रूप से उत्तर भारत के कई हिस्सों में पड़ा है और अचानक बना बारिश का मौसम इसी का परिणाम है। पैरा भारत के 3 तरफ महासागर है। पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात का बड़ा हिस्सा समुद्री तटों वाला है। ऐसे में हर साल किसी न किसी बड़े तूफान की मार झेलनी पड़ जाती है। पर अच्छी बात यह है कि तूफान पूर्व की चेतावनियों से लोगों की जान बचा पाना अब संभव बन गया है। भारत के पास मौसम संबंधी जानकारी देने वाले उपग्रह हैं, इसलिए अब
इतना तो संभव हो गया है कि तूफान आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तूफानों में फंसे लोगों को निकालने में हमारी नौसेना और तटरक्षक सक्षम है। आपदा प्रबंधन दल तत्काल स्थिति को संभाल लेते हैं। बेशक समुद्री तटों पर तूफान का खतरा प्रकृति प्रदत्त है, इसे रोक पाना संभव नहीं है, पर पीड़ितों के जख्मों को जल्द से जल्द कैसे भरे, इसकी हर मुमकिन कोशिश जरूर होना चाहिए। पैरा। कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने जब अपने उपयोगकर्ताओं को नई निजी नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य करने जैसे नियम थोपने की कोशिश की, तब उसकी यह जिद विवादों के घेरे में आई कि आखिर वह लोगों की निजता को जोखिम में क्यों डालना चाहता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप की इस मंशा का विरोध किया और दुनिया भर में इसकी तरह सुविधाएं देने वाले वैकल्पिक मंचों को अपनाने का अभियान भी चल पड़ा। तब व्हाट्सएप ने अपनी उस घोषणा पर अमल के विचार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था और यह कहा था कि वह लोगों की निजता की कद्र करता है, लेकिन अब हाल ही में फिर उसने यह कहा कि उसकी निजता नीति को स्वीकार नहीं करने पर कुछ सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। यह व्हाट्सएप का मनमानापन है कि वह अपने फायदे या अघोषित नियंत्रण के लिए लोगों की निजता का सौदा करना चाहता है। इसलिए सरकार ने उचित ही व्हाट्सएप को यह हिदायत दी है कि वह लोगों की निजता के साथ खेल खेलना बंद करे। बुधवार को सूचना एवं तकनीक मंत्रालय ने साफ लहजे में व्हाट्सएप से अपनी गोपनीयता नीति 2021 को वापस लेने का निर्देश दिया। पैरा। दरअसल मंत्रालय का यह मानना है कि व्हाट्सएप की ओर से निजता नीति में बदलाव गोपनीयता और आंकड़े या ब्यूरो की सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं और इस तरह वे भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी जागरूक और सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति इस चिंता से सहमत होगा, लेकिन हैरानी की बात है कि इस कसौटी पर कोई वाजिब उत्तर नहीं होने के बावजूद व्हाट्सएप ने इस नीति को लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा कि उसकी नीतियों से भारतीय कानूनों के कई प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसलिए स्वाभाविक ही मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाने की बात कही है। यूँ भी यह विचित्र है कि व्हाट्सएप भारतीय उपभोक्ताओं पर जो नियम थोपना चाहता है, यूरोप के लोगों को उससे छूट है। कथित तौर पर वैश्विक मंच होने के नाते व्हाट्सएप के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का आधार क्या है। पैरा। किसी सार्वजनिक मंच के उपयोग का मतलब यह नहीं हो सकता कि उसके संचालकों को उपयोगकर्ताओं की निजता पर निगरानी रखने और उसका मनमाना इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाए। ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप के कर्ता धर्ता अपने दायरे में आने वाले तमाम लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखने की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जबकि अब तक यही व्हाट्सएप अपने मंच का उपयोग करने वालों को यह आश्वासन देता रहा
है कि यहाँ आपकी हर गतिविधि शुरू से आखिर तक पूरी तरह निजी और सुरक्षित है। सवाल है कि आखिर अब यही व्हाट्सएप क्यों लोगों को अपनी नई निजता नीति के दायरे में लाना चाहता है और शर्तें नहीं मानने वालों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना चाहता है। क्या यह माना जाए कि पहले व्हाट्सएप ने लोगों को निजता बनाए रखने का भरोसा देकर अपने ऊपर निर्भर किया और अब सबकी निजता पर नज़र रखना चाहता है। साइबर विशेषज्ञों ने निजता पर निगरानी और उसके मनमाने इस्तेमाल को लेकर जैसी चिंता जताई है, अगर उस पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में व्हाट्सएप जैसे मंचों के जरिए लोगों को नियंत्रित करने का भी खेल चल सकता है। यह निजता के अधिकारों के हनन के साथ साथ एक संप्रभु देश के नागरिकों की स्वतंत्रता को भी नियंत्रित करने जैसा होगा। स्टॉप।